हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत में शिक्षा पद्धति का विकास और उसकी चुनौतियाँ पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 लेके आया हूँ। यूनिट नंबर 1 में आपके मेनली 3 टॉपिक हैं। एक है आपका वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा, तीसरा है आपका मध्यकालीन शिक्षा। तो जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 130 बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो आपकी मार्केट में वर्तमान में या आने वाले दिनों में आपको इजी नोट्स वगैरह मिलेंगे, तो उसी पे बेस्ड ये सारे प्रश्न और इसके आंसर रहेंगे। तो लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े और आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट का पहला वीडियो लाया हूँ। इसमें 130 प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अंतिम तक, लास्ट तक देखते जाएंगे हमारे साथ साथ, और आपके एग्ज़ाम में यूनिट नंबर फर्स्ट से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। और यूनिट नंबर सेकंड, इसी के कुछ घंटों बाद आपको यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो आज ही मिल जाएगा इसी हमारे चैनल अध्ययनवादी पे। और अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे अध्ययनवादी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अध्ययनवादी चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का दिया गया होगा। तो टेलीग्राम पे आप जाके यहाँ से ये PDF इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 उपनिषद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य, यहाँ पर राज नहीं है, राज्य है, आप लोग समझ जाइएगा, राज्य और सरकार के किसी भी पार्टी की नीतियों जैसे कि किसी की भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। यह देखना राजा का कर्तव्य था कि विद्वान पंडित अपनी पढ़ाई करें, बिना किसी स्रोत के हस्तक्षेप के ज्ञान प्रदान करने के अपने कर्तव्य का पालन करें। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 है आपका PN प्रभा, ऑप्शन नंबर 2 है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर 3 है अरस्तु, ऑप्शन नंबर 4 है FE की। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 PN प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद है ऑप्शन नंबर 1 महान काव्य, ऑप्शन नंबर 2 कहानी पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू दर्शन का स्रोत, ऑप्शन नंबर 4 कानूनी पुस्तकें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा की वैदिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा की बौद्ध प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा की मुगल प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा की वैदिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य जहां ईश्वर की पूजा में धर्म की पूर्ति के लिए सार्वजनिक और नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, सामाजिक दक्षता में वृद्धि और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार होता है, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर E की, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर BR अल्टेकर, ऑप्शन नंबर 3 है अरस्तु, ऑप्शन नंबर 4 है रूसो। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर BR अल्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 1 योग, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक कानून, ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर 4 दर्शन शास्त्र। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर 1 भगवान की पूजा, धार्मिकता, आध्यात्मिक रूप से जोड़ दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन नंबर 3 है संस्कृति, राष्ट्र, समाज के विकास के लिए रुचि पैदा करना, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी वैदिक काल में शिक्षा की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर्शन शब्द निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन यूनानी, ऑप्शन नंबर 2 प्राचीन रोमन, ऑप्शन नंबर 3 हिब्रू भाषा, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी से। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 हिब्रू भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल में पाठचर्या मूल रूप से आधारित थी। ऑप्शन नंबर 1 वेद, ऑप्शन नंबर 2 मंत्र, ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 पुराण। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 वेद आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 सामवेद, ऑप्शन नंबर 3 है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर 4 है ऐतरेय ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का स्रोत, ऑप्शन नंबर 2 तीसरी आंख का ज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व का समग्र विकास। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर 4। ये उपरोक्त सभी आपके राइट विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 जन्म, ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभा। तो ये हमारा व्यवसाय आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थीं। ऑप्शन नंबर 1 सभा और महासभा, ऑप्शन नंबर 2 महासभा और गढ़ सभा, ऑप्शन नंबर 3 सभा और समिति, ऑप्शन नंबर 4 उर और कुला। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सभा और समिति। हम लोगों ने देखा था वैदिक काल की जो ये यहाँ पे 2 लोकप्रिय सभाएं हैं, वो सभा और समिति प्रजापति की एक तरीके से प्रजापति की पुत्रियाँ थीं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा व्यवस्था का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह पुराण पर आधारित थी, यह रामायण पर आधारित थी, यह उपनिषदों पर आधारित थी, यह वेदों पर आधारित थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह वेदों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे कब तक अपने घरों से दूर रहते थे? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक मानक के लिए, ऑप्शन नंबर 2 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 3 1 दशक के लिए, ऑप्शन नंबर 4 जब तक अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जब तक वह अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा का उद्गम कहाँ से हुआ? ऑप्शन नंबर 1 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 वेद, ऑप्शन नंबर 3 पुराण, ऑप्शन नंबर 4 रामायण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा प्रणाली ... में बल दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 स्वस्थ दिमाग, ऑप्शन नंबर 2 स्वस्थ शरीर, ऑप्शन नंबर 3 दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपके ये दोनों विकल्प ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल में विद्यार्थी को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? यहाँ पे शिक्षा है। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल में, ऑप्शन नंबर 2 गुरुकुल में, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय में, ऑप्शन नंबर 4 विहार में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ... सीखने के आवासीय स्थान थे। ऑप्शन नंबर 1 मंदिर था, ये वैदिक काल में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 गुरुकुल, ऑप्शन नंबर 3 टोल, ऑप्शन नंबर 4 विहार। यहाँ पे बिहार नहीं विहार है, जो बौद्ध काल में फेमस हुए थे। बिहार और मठात के आगे हम देखेंगे इनके क्वेश्चन। तो अभी आपको वैदिक कालीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैदिक कालीन में बताना है कि सीखने के आवासीय स्थान कौन से थे। तो आवासीय स्थान आपके गुरुकुल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 जानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जानने के लिए। यहाँ पे जाने नहीं है, यहाँ है जानने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसे छात्र कैसे याद करते थे? ऑप्शन नंबर 1 लिख कर, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 है संशोधित करके, ऑप्शन नंबर 4 है खेल कर। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 ध्यान से याद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर 1 सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 पवित्रता, ऑप्शन नंबर 4 देवत्व। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैत्रेयी, विशंभरा, अपला, गार्गी, लोपामुद्रा को कहा गया है। क्या कहा गया है? यह आपकी रानी है, या महिला विद्वान है, या शिक्षक हैं, या विद्वानों की बहनें हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये हमारी महिला विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेदों के बारे में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 यह भारतीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में निहित है, ऑप्शन नंबर 3 वह ज्ञान के स्रोत है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपके ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन काल में शिक्षकों को किसके लिए स्वायत्तता प्राप्त सूची है? ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों का चयन, ऑप्शन नंबर 2 उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण, ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम का समापन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये चारों ही विकल्प हमारे राइट विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन या वैदिक काल में शिक्षण के तरीके थे। ऑप्शन नंबर 1 प्रवचन, ऑप्शन नंबर 2 मौखिक, ऑप्शन नंबर 3 है चर्चा, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो ये सभी विकल्प हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेदों की कुल संख्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
तो आप सभी को इसका राइट विकल्प पता होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट है, जो कि 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपनयन के बारे में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है उपनयन संस्कार औपचारिक अनुष्ठान है। ऑप्शन नंबर 2 उपनयन समारोह युवाओं के पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रवेश का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 यह पहले 3 वर्णों के सभी पुरुष सदस्यों के लिए 8वें, 11वें, 12वें वर्ष की आयु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपके सभी विकल्प यहाँ पे राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेदों का सही क्रम है। तो आप सभी को पता होगा वेदों का सही क्रम, ना पता हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, इसके बाद आपका है यजुर्वेद, अथर्ववेद और सबसे नया है आपका फिर सामवेद है 3rd नंबर पे और सबसे 4th नंबर पे आपका अथर्ववेद। ये इसका राइट क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपनयन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 पास लाना, ऑप्शन नंबर 2 दूर ले जाना, दोनों सही हैं या उपरोक्त में से कोई सही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 पास लाना सही है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। अगर आपको इनका राइट क्रम याद होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको राइट क्रम बता दिया है कि सबसे पहले आपका ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो अगर सबसे पुराना वेद पूछा है यहाँ पे तो इसका मतलब सबसे पहला वाला वेद आपका सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद होगा, वो है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपनयन संस्कार को इस प्रकार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यज्ञ पवित्र समारोह, ऑप्शन नंबर 2 जनेऊ, ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त में से दोनों और या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट विकल्प होगा, यज्ञ पवित्र समारोह भी कहा जाता है और जनेऊ भी कहा जाता है। तो ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 का वीडियो हम लोग अभी थोड़ी देर 2-4 घंटे बाद इसी चैनल पे आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसमें 130 क्वेश्चन है और उसमें भी 100 के प्लस में होंगे, जो आपका यूनिट 2 के सारे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, उसमें भी आपके 5-6 टॉपिक हैं शायद, तो जो यूनिट 2 के अंतर्गत आते हैं तो हम लोग वो भी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसमें हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके 130 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंद्र, अग्नि, रुद्र और अश्वनी, वरुण, मारुति, शत्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्थिति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 है यजुर्वेद। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैदिक शिक्षा का गुण क्या है? यह मानव जीवन के समग्र विकास में पूरी तरह सफल रही। ऑप्शन नंबर 2 इस शिक्षा ने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को सक्षम किया। ऑप्शन नंबर 3 यह चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपके ये सही सारे के सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहला वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सामवेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो मैंने आपको सभी का क्रम बता चुका हूँ, तो आपको सही वही राइट टिक करना है कि ऋग्वेद हमारा पहला है। दूसरा मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये हमारा फर्स्ट है, यजुर्वेद हमारा सेकंड है, सामवेद थर्ड है और अथर्ववेद फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक और बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर 2 नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास, ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो हमारे ये सभी विकल्प राइट आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, किस लिए माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर 2 अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा का मुफ्त और सार्वभौमिकरण, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी विकल्प हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 3 सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद हमारा दूसरे नंबर का वेद है। वैदिक काल का पाठ्यक्रम इस प्रकार था। ऑप्शन नंबर 1 वेद और वैदिक साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 तर्क, ऑप्शन नंबर 3 धर्म आधारित, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये हमारे सभी आंसर राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा वेद कौन सा है? तो तीसरा वेद है आपका सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र कौन से थे?
तो ऑप्शन नंबर 1 मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 विहार, ऑप्शन नंबर 4 गुरुकुल। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 4 गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारतीय संगीत के इतिहास का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 है सामवेद। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और पिछले वीडियो में पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, तो आई होप आप, मुझे लगा वो जल्दी में चीज़ें थोड़ी सी रॉन्ग चली गई हैं, तो आई होप आप चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पे मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको वेदों का क्रम बता रहा था, तो आपका पहले नंबर पे आता है ये आपका ऋग्वेद जो है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। और सेकंड पे आता है आपका सामवेद, ठीक है। थर्ड पे आपका आता है यजुर्वेद, और फोर्थ नंबर पे आपका आता है अथर्ववेद। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझसे ये चीज़ गलत हो गई है, और जो कि बहुत बड़ी भूल है, लेकिन प्लीज़ मैं कोई बहुत बड़ा ट्यूटर या मेंटर नहीं हूँ। मैं आप लोगों में से ही एक, आप लोगों का दोस्त समझिए, और ये समझिए कि हम लोग यहाँ पे एक तरीके से ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो ये छोटी सी गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है, ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद का आपका 1000 से और 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका पहले नंबर पे है ऋग्वेद, दूसरे पे आपका सामवेद, तीसरे पे है आपका यजुर्वेद, चौथे पे आपका अथर्ववेद। तो माफ़ी के लिए सॉरी, और आप यहाँ पे इस चीज़ें करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी पिछले क्वेश्चनों में सीक्वेंस था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और जो नंबर वाइज क्वेश्चन आ रहे थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैदिक काल में शिक्षण की विधियाँ क्या थीं? ऑप्शन नंबर 1 गुरुकुल विधि, ऑप्शन नंबर 2 मौखिक विधि, ऑप्शन नंबर 3 श्रवण विधि, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारे वैदिक काल में शिक्षण की विधियाँ थीं। चौथा वेद कौन सा है? तो फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ कि ऋग्वेद हमारा फर्स्ट नंबर का वेद है, सेकंड नंबर का हमारा सामवेद है, थर्ड नंबर का हमारा यजुर्वेद है, और चौथे नंबर का हमारा अथर्ववेद है। मुझसे गलती हुई है, तो अब जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा मैं हर जगह आपको फिर से सीक्वेंस में बताऊंगा। तो ऋग्वेद का आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और सेकंड आपका सामवेद, इसका आपका 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो गलती के लिए माफ़ी, और इसका ये राइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी, तो आप सभी को पता है गुरुकुल पद्धति हमारी कब प्रचलित थी? ये हमारी प्रचलित थी वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अथर्ववेद मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि अथर्ववेद हमारा एक तरीके से जो भी जादू टोना और तंत्र मंत्र और आपका चिकित्सक विज्ञान से संबंधित है आपका अथर्ववेद। ये हमारा चौथे नंबर का वेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में स्वाध्याय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा थी, तो प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? तो आप सभी को पता है यह हमारी बाल केंद्रित शिक्षा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का स्रोत, ऑप्शन नंबर 3 एजेंसी, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में ये सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो हमारे ये चारों विकल्प राइट विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शिक्षा प्रणाली में छात्र को शमन कहा जाता था? तो ये है हमारा बौद्ध प्रणाली। बौद्ध प्रणाली में हमारा छात्रों को समन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा भी शोर आता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसे किस धर्म ने बढ़ावा दिया? तो ये बढ़ावा दिया है हमारा बौद्ध धर्म ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर स्वामी हमारे जैन धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिलिंद पन्हु क्या है? तो यह हमारा एक तरीके का बौद्ध पाठ है, एक पुस्तक है, उसमें एक मिलिंद पन्हु का एक चैप्टर है। तो आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसको कवर किया है। आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा यूनिट फर्स्ट के लिए। मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो एक में है आपका वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरे में है आपका बौद्ध कालीन शिक्षा। तो अगर आप पहली यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ पहले उन 2 वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में कराया है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पे 1 लाइन क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की अवधि लगभग है? तो ये अवधि हमारी कब की है? ये है हमारा 6वीं शताब्दी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान देने वाली भाषा है? तो बौद्ध धर्म के जो प्रसार हुआ है वो आपका पाली और प्राकृत में हुआ है। तो यहाँ पे पाली आपका राइट विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर 2। बौद्ध शिक्षा ... की शिक्षा पर आधारित है? तो ये हमारी किस पे आधारित है? तो ये हमारी गौतम बुद्ध पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है उपनयन, ऑप्शन नंबर 3 है पबजा, ऑप्शन नंबर 4 है दीक्षा। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 पबजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी? तो आपका राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 मठवासी प्रणाली थी बौद्ध शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध नाम का क्या अर्थ है? तो बुद्ध नाम का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, प्रबुद्ध, आपका राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र आपके हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मठ और विहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने ऑप्शन नंबर 1 कर्म के सिद्धांत को खारिज कर दिया था, ऑप्शन नंबर 2 कर्म के सिद्धांत पर गैर प्रतिबद्ध था, ऑप्शन नंबर 3 कर्म के सिद्धांत में विश्वास था, ऑप्शन नंबर 4 कर्म के सिद्धांत के लिए एक विकल्प का सुझाव दिया। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सभी जातियों को अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश दिया गया? तो यह दिया गया हमारा बौद्ध संघ में, जो कि बौद्ध संघ की सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है कि यहाँ पे महिलाओं और शूद्रों को बराबरी का दर्जा बाकी लोगों को बराबरी में मतलब दर्जा दिया गया था, बराबरी का। ठीक है, सभी लोगों को एक समान समझा गया था, चाहे वो ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, महिलाएं हों या पुरुष हों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट विकल्प होगा, गौतम बुद्ध जी ने। और जो भी अष्टांग मार्ग हैं वो मैंने एक एक करके आपको वीडियो नंबर 2 में बताए हैं, जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता मैंने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेरे विचार से बहु धर्म हमेशा एक नया धर्म नहीं बल्कि धर्म की सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में भारतीय मन का एक प्राकृतिक विकास प्रतीत होता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ये हमारा कहा है मैक्स मूलर ने। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? तो यह है हमारा बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध शिक्षा की तत्व कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 पबजा अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर 2 उपसंपदा, यहाँ पे संपदा है, उपसंपदा अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर 3 है मोक्ष निर्वाण, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो आपके ये सारे के सारे विकल्प राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो आप सभी को पता होगा, हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं, त्रिपिटक हमारा बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पबजा अनुष्ठान में क्या था? छात्रों द्वारा अपने सिर के बाल मुड़वाना, यहाँ पे मुड़वाना और पीले वस्त्र धारण करना, मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में अपना सिर रखना, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपका राइट विकल्प है ये चारों। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और थोड़ा सा भी हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी बीएड के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मैं उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। डेडिकेटेड वीडियो ये जो है ये सिर्फ बीएड स्टूडेंट के लिए ही है, और इसमें कोई स्टूडेंट मतलब पढ़ तो सभी सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ।
तो अगर आप मुझे मोटिवेट या मुझे अप्रिशिएट या मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मैं आपसे चाहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो को पहुँचाएँ और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो अगर 2-3 घंटे के बाद कोई वीडियो मैं डालूँगा तो वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं, जिसके लिए आपकी अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हर 2 घंटे या 3 घंटे में कोई वीडियो मिल जाता है और आपके सारे सिलेबस का सारे जितने भी पेपर हैं कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसकी पीडीएफ मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसकी पीडीएफ अध्ययनवादी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इस वीडियो के बाद में। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल अष्टांग पद में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका एक सम्यक योग है जो कि शामिल नहीं है। आप जब ये अष्टांग जो भी मार्ग हैं, ये आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 8 अष्टांग मार्ग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसका क्या मतलब है। तो अगर आप सेकंड वाला वीडियो बीएड का देखेंगे, आप मेरी बीएड की प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीएड सेकेंड ईयर करके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ पे अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। यूनिट नंबर 1 फर्स्ट का एक वीडियो है पहले टॉपिक का, वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरे टॉपिक का है बौद्धकालीन शिक्षा का सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आप उन दोनों को देख के फिर ये वीडियो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, बुद्ध के अष्टांगिक पथ में शामिल नहीं था। तो ये आपका सही शिष्टाचार, ये भी आपका शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पबजा अनुष्ठान के छात्रों को कौन सी शपथ लेनी पड़ती थी? मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक तरीके से शपथ लेनी पड़ती थी जो भी छात्र बौद्ध शिक्षा के लिए प्रवेश करता था पबजान अनुष्ठान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग पथ बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है? तो आपका सही इच्छा बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पबजा अनुष्ठान में विद्यार्थियों को कितने नियमों का पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध की पहली भिक्षुणी कौन थी? तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 3 गौतमी, जो उनकी एक तरीके से मौसी थी। इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। यह आपको सेकंड वीडियो में, इसका डिटेल वीडियो आपको सेकंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छात्रों को जिन 10 नियमों का पालन करना था उनमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 1 चोरी से परहेज, ऑप्शन नंबर 2 किसी भी जीवित प्राणी की हत्या से बचना, ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध आचरण। तो आपके ये सभी चीज़ें 10 नियमों में पालन करना था, उनमें ये शामिल थी, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता था। तो क्या जाना जाता था? ये हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छात्रों को जिन 10 नियमों का पालन करना था उनमें शामिल थे निषिद्ध समय पर भोजन करना, नशीली चीज़ों का प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग। तो आपको ये सब चीज़ें बौद्ध धर्म में नहीं करनी थी, ठीक है। इनका प्रयोग निषेध था। ये सब चीज़ें आपको बौद्ध धर्म में नहीं करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए अपनाई गई भाषा थी। तो वो भाषा आपकी थी पाली, ठीक है। पाली भाषा में सारे उपदेश दिए गए हैं और खुद गौतम बुद्ध ने भी जो उपदेश दिए हैं वो भी पाली में ही दिए हैं। जिन छात्रों को 10 नियमों का पालन करना था उनमें शामिल थे बिना पेशकश किए चीज़ें लेना, भिक्षा में सोने और चांदी की वस्तुओं को स्वीकार करना, नृत्य देखना या संगीत सुनना। तो जो वहाँ पे 10 नियम बनाए गए थे उनमें इन सभी को पालन करना था। मतलब आपको बिना पेशकश किए चीज़ें नहीं लेना है, भिक्षा में सोने चांदी की वस्तुओं को स्वीकार भी नहीं करना है और नृत्य संगीत वगैरह ये सब नहीं देखना है, ठीक है। ये वहाँ के 10 नियम थे जो पबजा संस्कार के तहत आपको बताए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नोबेल अष्टांग पथ में कौन शामिल है? तो सही कार्य, सही जीवन, सही प्रयास, ये सभी आपके नोबेल अष्टांग पथ में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने संग में आने की अनुमति देके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हुआ है। तो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आ रहे थे, महिलाओं और शूद्रों को बाकी लोगों के बराबरी लाने का प्रयास बौद्ध धर्म ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पब्जा अनुष्ठान करने के बाद छात्रों को कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रमण कहा जाता था छात्रों को। अगर पुरुषों की बात करें तो उनको भिक्षु कहा जाता था, और महिलाओं की बात करें तो भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले किस देश ने स्वीकार किया था, तो वो किया था हमारा श्रीलंका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छात्र को कौन सा अनुष्ठान करना पड़ता था, तो जब बचपन में प्रवेश करते थे बौद्ध धर्म की संस्था में तो आपका पब्जा संस्कार होता था, और जब 20 वर्ष की आयु में अनुष्ठान करना पड़ता था तो वो आपका उपसंपदा अनुष्ठान होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस स्थान का उल्लेख करें जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट विकल्प है, बोध गया में। सॉरी, आप मेरा वीडियो नंबर 2 जो पार्ट 2 है वो देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा में, तो मैंने बौद्ध भगवान से रिलेटेड सारे स्थान को कवर किया है कि जो भी 4 स्थल उनके लाइफ से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट थे। जैसे लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। ऐसे ही जो उनकी जीवन की घटनाएँ हैं, महाभिनिष्क्रमण काल जिसके नाम से जाना जाता है वो क्या है, तो वो उनकी एक तरीके से गृह त्याग की घटना है। संबोधि किस चीज़ के रूप में जाना जाता है, तो ज्ञान प्राप्त करने की घटना संबोधि कहलाती है। उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और निर्माण प्राप्त करने की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे वो भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक मैंने बताया था कि पहले नंबर पे आता है आपका सम्यक दृष्टि, दूसरे पे सम्यक संकल्प, तीसरे पे सम्यक वाणी, चौथे पे सम्यक कर्मांत, 5वें पे सम्यक अजीव, 6ठे पे सम्यक व्यायाम, 7वें पे सम्यक स्मृति, और 8वें पे और लास्ट में आता है आपका सम्यक समाधि। तो मैंने आपको वहाँ पे सब चीज़ें कंप्लीट कवर कराई है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। उपसंपदा अनुष्ठान किस उम्र में किया जाता था, तो ये उपसंपदा अनुष्ठान हमारा हम लोग पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, 20 साल की उम्र के बाद किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, तो यह की थी हमारे धर्मपाल शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपसंपदा अनुष्ठान के बाद पुरुषों को क्या कहा जाता था, तो पुरुषों को कहा जाता था आपका भिक्षु। ठीक है, हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिए थे वो हमारे पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपसंपदा अनुष्ठान के बाद महिला भिक्षुणियों को क्या कहा जाता था, तो महिला भिक्षुणियों को भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चार्वाकवाद, आजीविका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है, तो यह रखती है हमारी भारतीय दर्शन की परंपरागत प्रणाली। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपसंपदा के अवसर पर कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी, तो ये आवश्यक थी कम से कम 10 भिक्षु उपस्थित होने चाहिए जब भी उपसंपदा संस्कार आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, तो वो की हमारी बिहारों में। ठीक है, विहारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध काल के दौरान शिक्षा की कुल अवधि छात्रों के लिए थी, तो ये थी हमारी 22 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तक्षशिला में ... की धार्मिक संस्थाएं शामिल है, तो आप सभी को पता है तक्षशिला में बौद्ध धर्म की धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 वर्ष की आयु तक की शिक्षा की अवधि कहलाती थी, तो जो 12 वर्ष की आयु थी उसकी जो शिक्षा की अवधि थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था पब्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई किंग ऑल जुआन जांग नालंदा कब आए थे, तो ये आए थे हमारे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 वर्ष की आयु तक की शिक्षा की अवधि कहलाती है, तो 10 वर्ष की अगर आयु तक की शिक्षा की बात करें तो ये हमारा कहलाता है उपसंपदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध शिक्षा के गुण हैं
ऑप्शन नंबर 1 सुव्यवस्थित केंद्र, ऑप्शन नंबर 2 संरचना, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल में नारी की स्थिति क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है महिलाओं ने पुरुषों से हीन स्थिति पर कब्जा कर लिया, उन्हें एक संघ में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था। तो आपका राइट विकल्प है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर 1 बिहार में, ऑप्शन नंबर 2 मठ में। तो ये बिहार आपका राज्य नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है आपका बिहार। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, बिहार। ठीक है, जहाँ पे भी बिहार लिख के आ रहा है तो आप वहाँ पे बिहार ही समझिएगा। तो आपका राइट विकल्प है ये दोनों ही, बिहार और मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा का विकास, चरित्र का निर्माण, जीवन की तैयारी। तो ये सभी उद्देश्य बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक शिक्षा में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का योगदान क्या है? तो शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत, शिक्षा के स्तर में विभाजन, कला और व्यावसायिक शिक्षा के लिए महत्व। तो आपके तीनों विकल्प राइट विकल्प हैं। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इनका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्धिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, धर्म का प्रचार, धार्मिक भावनाओं का समावेश। तो ये तीनों ही विकल्प आपके राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल में शिक्षा की 2 स्तरीय प्रणाली को विभाजित किया गया है। तो किसमें विभाजित किया है? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। ये दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? तो आपके ये दोनों ही राइट विकल्प होंगे। ठीक है, जो बौद्ध कालीन में शिक्षा है वो 2 स्तरों में विभाजित की गई है, एक है आपका प्रारंभिक, दूसरा है आपका उच्च। बौद्ध शिक्षा मनुष्य को प्रदान करती है। तो बौद्ध शिक्षा में जो मनुष्य को प्रदान करती है वो है आपका मोक्ष और निर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल में शिक्षा की कितनी स्तरीय प्रणाली थी? तो 2 थी या 3 थी या 4 थी या 5 थी? तो आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 2 स्तरीय प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस शिक्षा प्रणाली में 4 आर्य सत्य का प्रचार किया गया है? तो ये किया गया है हमारा बौद्ध शिक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल में के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हेतु विद्या, तर्क विद्या जिसे बोलते हैं, न्याय, तर्क विज्ञान बोलते हैं, अध्यात्म विद्या जिसे दर्शन बोलते हैं। तो ये तीनों ही बौद्ध के पाठ्यक्रम में शामिल है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट है, 4 आर्य सत्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अष्टमार्गी पथ, ऑप्शन नंबर 2 10 मार्गी पथ, ऑप्शन नंबर 3 इच्छा का दूर करना और ऑप्शन नंबर 4 इच्छा दुख का कारण है। तो आप सभी को पता है 10 मार्गी कोई भी पथ इसमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ ताकि आपका जो कम समय बचा है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सके। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी आगे आने वाली यूनिटों का लेके आऊँगा। तो जो कि पिछली यूनिट है, आपकी पहली यूनिट है वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, इसके वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपको आगे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ एक आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 सैन्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक चर्चा, ऑप्शन नंबर 3 कला तथा हस्तशिल्प जो कला थी वो, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारे बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 आर्य सत्यों में कौन सा सम्मिलित है? सारा संसारी जीवन दुख है, इच्छा दुख का कारण है, अष्टांग पथ या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारे 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बौद्ध काल के दौरान शिक्षण के तरीके। ऑप्शन नंबर 1 मौखिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 चर्चा, ऑप्शन नंबर 3 सम्मेलन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आपके ये चारों विकल्प ही राइट विकल्प हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नोबल अष्टांग पथ में कौन सा शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 सही विश्वास, ऑप्शन नंबर 2 सही उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 3 सही भाषण, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये हमारे सभी सम्मिलित हैं नोबल अष्टांग पथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जिन संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वह कहलाती थी।
ऑप्शन नंबर 1 मकतब, ऑप्शन नंबर 2 मदरसा, ऑप्शन नंबर 3 पाठशाला, ऑप्शन नंबर 4 संघ। तो वो कहलाता था हमारा मकतब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन संस्थानों में माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? जो माध्यमिक शिक्षा के लिए था वो हमारे मदरसे थे, और मकतब के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थीं नियमों का संरक्षण, इस्लाम का प्रचार, मौद्रिक प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो आपके ये सही सारे के सारे विकल्प राइट विकल्प हैं। ये सभी मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा का संगठन, छात्रवृत्ति की शुरुआत, उपरोक्त सभी। तो जो मुस्लिम शिक्षा की प्रणाली का गुण, ये सभी राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुलेख सुंदर हस्तलेखन पर जोर दिया गया था। तो ये सुंदर हस्तलेखन पे मुस्लिम काल में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का काल लगभग माना जाता है। तो ये माना जाता है हमारा मध्यकालीन शिक्षा का 10वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का दोष क्या है? रटने पर बल देना, यहाँ पे रखना नहीं है, यहाँ है रटने पे। टाइपिंग एरर के लिए माफ़ी। रटने पे बल देना, महिला शिक्षा की लापरवाही, भारतीय भाषाओं, साहित्य, धर्म और दर्शन की अवहेलना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही राइट विकल्प होंगे और मुस्लिम शिक्षा की प्रणाली का ये तीनों दोष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल में लकड़ी की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे तख्ती बोलते थे? तो ये प्रयोग किया जाता था मुस्लिम काल में। ये आपका राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुसलमानों ने किस सदी में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की? तो वो स्थापना की हमारा 11वीं शताब्दी में। चौथा विकल्प आपका राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किस सम्राट की है? तो आप सभी को पता है यह सम्राट अकबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस शहर में स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ और आगरा में, उपरोक्त सभी में। ये हम लोग मध्यकालीन शिक्षा की बात करें, जब इस्लामिक शिक्षा का दौर था, तो ये सभी जगह स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निगरानी प्रणाली किस काल में मौजूद थी? तो ये मौजूद थी हमारी मुस्लिम काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो ये शिक्षा व्यवस्था जो नियंत्रण में थी वो उलमाओं के नियंत्रण में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? ज्ञान का अभिग्रहण, इस्लाम का प्रचार, मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। तो ये सभी विकल्प आपके राइट विकल्प होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्ययुगीन काल में पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुरान, ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण की शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक निर्देशन। या ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। तो आपके ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। तो आप सभी को पता है मुस्लिम का प्रचार और प्रसार इसकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम काल में किस प्रकार के संस्थान पाए गए? तो मकतब और मदरसा, जो कि एक प्राइमरी के लिए और दूसरा माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण के क्या तरीके थे? तो मौखिक विधि, प्रदर्शन विधि, भूमिका निभाना, या ये सभी। तो शिक्षण के तरीके इस्लाम के एजुकेशन के टाइम पे मौखिक विधि था। ठीक है, प्रदर्शन विधि और भूमिका निभाना नहीं था। तो ये वीडियो यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन आपके 130 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर राइट टिक करवा के आगे बढ़ा जाए। और डिटेल वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या आपका कोई पेपर ज़्यादा वीक है, आप चाहते हैं कि उसका वीडियो मुझे पहले मिल जाए तो उसकी तैयारी सुचारू और अच्छे ढंग से की जा सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का वीडियो चाहिए। और यहाँ पे भी अगर छोटी मोटी मुझसे कोई गलती हुई है तो एक दोस्त समझ के उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं हमेशा से हर वीडियो में बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई मेंटर या कोई एजुकेटर के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ हम लोग एक तरीके से सभी दोस्त लोग हैं और जो कि एक ग्रुप स्टडी में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसकी PDF आपको अध्ययनवादी चैनल हमारे
इस वीडियो के लास्ट में थोड़ी देर बाद मैं डाल दूंगा, यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक गिवन होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके पहले यूट्यूब का थंबनेल मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि अब यूपी या पूरे इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि अब हम लोगों को हर भर्ती के लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ता है, तो आप उसके लिए हम अध्ययनवादी पे एक साथ आ सकते हैं किसी भी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो कि हमारा अध्ययनवादी के नाम से है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा भी हार्डवर्क कर रहा हूँ और आपको लगता है कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरी जो भी मेहनत है उसे सराहना चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि अभी अगर 2-3 घंटे बाद मैं अगला वीडियो पार्ट 2 का डालूंगा, 100+ क्वेश्चन उसमें भी लेके आऊँगा, तो आपको टाइम पे मिल जाए और आप अपनी तैयारी टाइम पे ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें। आप अगर अपने दोस्त को कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई आपको पर्सनल कोई पेपर सॉल्व चाहिए या किसी का ऑब्जेक्टिव चाहिए या डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने बीएड के सभी साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लाइफ में इन 3 शब्दों का हमेशा पीछा करें। अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेशन रखें, कंसिस्टेंसी बना के रखें और लाइफ में थोड़ा सा नियम संयम डिसिप्लिन बना के रखें। यह हमारे चैनल का नेम है अध्ययनवादी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरी इतनी रिक्वेस्ट के बाद, और आपने अपना कीमती समय दिया। अपने एग्ज़ाम के इतने समीप होने के बावजूद भी आप मुझ पर भरोसा दिखा रहे हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वर्तमान में, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।